चलिए, कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, स्टेट्स वाला, पूरा होने वाला था आज, है ना। आज कंप्लीट पढ़ लेंगे, समझ लिया था। हमने जान लिया कि भारत में राज्य हैं और यूटी हैं, और ये राज्य और यूटी कौन से भाग में हैं? एक, जिसमें आर्टिकल्स हैं 1, 2, 3, 4। इस एक में लिखा है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या आपके राज्य अमेरिका की तरह अलग हो सकते हैं मर्जी से? वो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, आप यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। इस दो में लिखा है अगर आप भारत से बाहर का कोई हिस्सा एक्वायर करते हैं, अब बातचीत बंद कर दो बीच में, अधिग्रहण करते हैं, तो क्या प्रावधान है? क्या इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है? बिल्कुल। हमने देखा था गोवा हमने लिया, दादर नागर हवेली या पौंडीचेरी या सिक्किम, हर एक के लिए क्या करना पड़ा? अमेंडमेंट। 3 कहता है अगर आप देश के भीतर ही कोई चेंज करते हैं, नाम बदलते हैं, सीमा बदलते हैं, नया स्टेट बनाते हैं, जैसे हरियाणा बनाया, गुजरात महाराष्ट्र बनाए, तो क्या इसके लिए आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत है? नहीं है। 4 में ये बातें लिखी है कि अमेंडमेंट, एक बार विकास को बोलना यहाँ इनकी चेकिंग करे, इसका किताब नहीं उसको भगा देगा। चलो, चौथे में देखो क्या लिखा है कि 2 और 3 किस पे लागू होंगे, किस पर नहीं। हम लोगों ने सब पढ़ लिया था, जान लिया था। आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो स्टेट्स, शायद कल कुछ पढ़ भी लिए थे, पढ़े थे 1960 में हिमाचल, ये अपना महाराष्ट्र, गुजरात, एक बार देखो जरा, सिक्किम तक पढ़ लिया था बस। तो अब ये कंप्लीशन पर आ गया। कौन से पेज पर थे हम? 86 पर, अच्छा 56 पर, चलो ठीक है 56 पर। अच्छा, महाराष्ट्र और गुजरात ये पढ़ लिया कंप्लीट, या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। जितना मुझे याद है, फिर मैंने समझा सारी चीज़ें दी थी, शायद ये किताब से पढ़नी बाकी थी। ठीक है, पेज 56 के लास्ट हेडिंग पे आ जाओ। कल हमने ये जेवीपी कमेटी और ये सब पढ़ा था, आज भी सुबह इसका जिक्र हुआ था हरियाणा जी के में ना। ठीक है, 56 के बाद नए राज्य पढ़ते हैं, पढ़ेंगे इसकी हेडिंग। 56 में राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भी नए राज्यों के गठन का दबाव बढ़ता गया, तभी तो बढ़ते बढ़ते कितने राज्य बन गए? 28। आज कितने हैं? 28। कितने यूटी हैं? 8। आगे पढ़ो। भाषा और अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। जैसे एक ही भाषा 2-2 राज्यों में भी तो है। हिंदी की बात करें, हरियाणा की हिंदी, राजस्थान की हिंदी, यूपी की हिंदी, पर राज्य सारे अलग। तमिल, इसकी तेलुगु की बात करें, आंध्र प्रदेश की भी और तेलंगाना की भी, तब भी एक जैसे। चलो पढ़ो आगे। भाषा और अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। पहली अंडरलाइन करो लाइन, महाराष्ट्र और गुजरात। ये सब पहले बंबई थे, मुंबा देवी के नाम पे मुंबई बाद में पड़ा है। अंडरलाइन करना, द्विभाषी राज्य बंबई। बंबई में 2 भाषा थी। आप सबको भाषाएं पता होनी चाहिए। मानक भाषाओं का टॉपिक मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है। क्या गुजराती मानक भाषा है? और मराठी? तुम्हें ट्रिक याद है भाषाओं की? ABGHKKMMOPSTTU, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इसमें गुजरात की भाषा, गुजराती क्या मानक भाषा है? और मराठी भी मानक है। ये रही गुजराती, ये रही मराठी। तो इसलिए इस बंबई के 2 हिस्से बन गए, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। अंडरलाइन कर लो। द्विभाषी राज्य बंबई को 1960 में 2 पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, महाराष्ट्र मराठी भाषी लोगों के लिए और गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य था, क्योंकि 14 राज्य तो पहले ही बन गए थे। उसके 15वां स्टेट कौन सा बना? गुजरात। मुंबई पहले से था, महाराष्ट्र वाला। अगले पेज पर आ जाओ। दादर नागर हवेली अपने ही थे या किसी से लिए थे? ये किसका हिस्सा था? गोवा। गोवा। और ये किसका हिस्सा थे? पुर्तगाली। मैंने बताया था सती प्रथा कैसे इन्होंने बैन की थी। अंडरलाइन करो। 54 में इसके स्वतंत्र होने से पहले यहाँ पुर्तगाल का शासन था। अंडरलाइन कर लो, पुर्तगालियों का था ये। फिर पढ़ो, 1961 तक यहाँ लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा, क्योंकि आपने गोवा भी नहीं छीना। 10वां संविधान संशोधन, सर्कल लगा लो 10 पे। कुछ अमेंडमेंट है, देखो महाराष्ट्र का कोई अमेंडमेंट नहीं है, गुजरात का अमेंडमेंट नहीं है, इसका अमेंडमेंट है। क्यों अंतर क्यों है ये? क्योंकि वो हमारा था और ये बाहर से लिया हमने। सर्कल लगा लो 10वां। फिर पढ़ो, संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे यूटी में परिवर्तित कर दिया गया। 1961 में दादर नागर हवेली, ये 54 में हमें मिल गया। फिर हमने 61 तक क्यों वेट किया? क्योंकि इस पर और गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों को हमने कब भगाया? 1961 में। तब तक हमने लिखित में कुछ नहीं किया। फिर हमने 10वें अमेंडमेंट से दादर नागर हवेली। अगला पढ़ो, गोवा दमन दीव, इसके बिल्कुल साथ। अंडरलाइन कर लो। 1961 में, 1961 में पुलिस कार्यवाही लिखो, ऑपरेशन विजय। पुलिस कार्यवाही के ऊपर लिखो ऑपरेशन विजय। फिर पढ़ो, के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया गया। सर्कल लगा लो 12वां। पहले कौन सा अमेंडमेंट किया? 10वां, अब 12वां। पढ़ना, संविधान संशोधन 1962 के द्वारा, अंडरलाइन, इन्हें यूटी संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया और दमन और दीव को अलग यूटी बना दिया गया। तो आपने दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये आसपास ही तो हैं सारे, गुजरात से महाराष्ट्र के आसपास फैले हैं सारे। तो आपने इनसे छीन तो पहले ही लिया था पुर्तगालियों से। कौन सा? दादर नागर हवेली। लेकिन आप वेट करते रहे कि देश कब छोड़ के जाएंगे, कब भगाया हमने इनको? 1961। क्या क्या छीना इनसे? गोवा, दादर नागर हवेली पहले छीन लिया था, दमन दीव और गोवा बाद में। तो जब ये सारे छीने तो 2 अमेंडमेंट हुए, एक 10वां और एक 12वां। 1961 में गोवा पे आपने अधिकार किया, लेकिन आपने यूटी बना दिया। 1987 में आपने कहा ये हमारा स्टेट है। और आप सब जानते हैं सबसे छोटा स्टेट कौन सा है आपका? गोवा। कब आपका स्टेट बना? 1987। यूटी कब बना? 1961 में। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय।
चलो आगे टिक करना, पुदुचेरी। पौंडीचेरी किसके अधिकार में था? फ्रांस। नीचे बस्तियां, कल मैंने बताया था पौंडीचेरी एक है या चार? एक का नाम पौंडीचेरी या पुदुचेरी है, एक करिकाल है, एक यनम है और एक माहे। यानी ये केरल में भी है, ये आंध्र प्रदेश में भी है और ये तमिलनाडु। किसकी बस्तियां थी ये? फ्रांस की। 54 में फ्रांस हमें दे गया था, अंडरलाइन करना। पुदुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी गठन, पहले फ्रांस का था ये, जैसे भारत में, अंडरलाइन कर लो चारों जिलों के नाम। पुदुचेरी, कराईकल ही करिकाल है, माहे और यमन। अब माहे कहां पर है? केरल में, लिख लो यहां केरल। यमन कहां है? यनम एक देश है, यमन आपका है आंध्र प्रदेश, लिख लो फटाफट से। माहे के पास लिखो केरल, ये सबसे छोटा है, लिख लेना, स्मॉलेस्ट आइलैंड है ये, मतलब इसका हिस्सा जिला। माहे केरल, यमन कहाँ है? हमारे आंध्र प्रदेश में। और ये दो कहाँ है? पुदुचेरी और कराईकाल या करिकाल, टीएन में, तमिलनाडु में। ये बार बार तुम्हें कोई नहीं बताएगा अब के बाद, ये तुम्हें बचपन से सीखना था, पर हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये बात कोई बताता ही नहीं है। पौंडीचेरी कोई एक नहीं है, कितने जिले हैं ये? चार। कितने राज्यों में फैले? 3। यनम कहाँ, ये यमन कहाँ है? और 2 करिकाल और पौंडीचेरी तमिलनाडु। और माहे कहाँ है? केरल। सबसे छोटे का नाम है माहे। चलो आगे पढ़ना। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया, तो 54 में फ्रांस ने कहा तुम्हारे पास छोड़ दिया हिस्सा। आगे पढ़ो। 62 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चला, फिर इसे 14वें संविधान संशोधन, सर्कल लगा लो। अब बताओ तुमने कौन कौन से अभी पढ़े हैं? 10वां, 12वां, 14वां। 10वां किसका था? 10वां पहला था दादर नागर हवेली, 12वां गोवा और दमन दीव, अब 14वां किसका है? पौंडीचेरी का। ये टिक कर लो, 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। वो 61 में हो रहा था ना गोवा वाला, अब ये 62 में। वैसे ये 54 में मिल गया था। तो 54 में हमें क्या क्या मिल गया था? दादर नागर हवेली भी और ये अपना पौंडीचेरी भी। लेकिन बाद में क्या मिला है? दमन दीव और गोवा, वो 61 में। हमने वो 61 में किए सारे, ये 62 में। और गोवा स्टेट कब बनाया हमने? 1987 में। कौन से अमेंडमेंट से यूटी बना लिया था? 10, 12, 14, ये याद रखने पड़ेंगे। आगे पढ़ो। नागालैंड 1963 में, यानी अब तब तुम लोग पूरा देश को एक बना रहे थे, 63 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेन सांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। अगला भी टिक करना है, 16वां राज्य बन गया, ये नहीं पूछेंगे। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 1966 में पंजाब राज्य से भारत के 17वें राज्य हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ का गठन किया गया। चंडीगढ़ कहाँ है? आज पेपर में चंडीगढ़ कहाँ है? पंजाब में। चंडीगढ़ की लोकेशन पंजाब के अंदर है। नेक्स्ट टिक कर लो। शाह आयोग 1966, आज सुबह हरियाणा जीके की क्लास में ये पढ़ा था, अंडरलाइन करना। शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को यूटी हिमाचल प्रदेश का रूप दे दिया गया। तो ये हिमाचल भी हरियाणा के बाद बना 1971 में। नेक्स्ट टिक करना। 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो हिमाचल 66 में किससे अलग किया था? पंजाब। पंजाब के 4 हिस्से हुए थे, एक पंजाब, एक चंडीगढ़, एक हरियाणा, और इसका पहाड़ी इलाका हिमाचल। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एक ही दिन मान लिए, 1 नवंबर 1966। ये हिमाचल को मान्यता कब मिली? 1971 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद नीचे आ जाओ। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मेघ त्रिमणि, तुम्हें पता है ये मेघ त्रिमणि? जब तुम बेसिक बैच में आए थे तो मैंने तुम्हें ये ट्रिक कराई थी। मेघ त्रिमणि क्यों पढ़ी थी तुमने? ये इनकी सीटें थी लोकसभा राज्यसभा की, कितनी कितनी थी? 2-1, 2-1, 2-1। बोर्ड पे देखो अभी ये मेघ त्रिमणि, ये सब इकट्ठे स्टेट्स बने। पहले ये सब असम का गुच्छा थे, फिर कटते गए। इसमें से अरुणाचल, नेफा अलग हुआ, फिर नागालैंड अलग हुआ, और ये 3 इकट्ठे अलग हुए हैं 1972 में। फिर इन तीनों ने कहा हमारे हाई कोर्ट भी अलग कर दो, बहुत बाद में जाके। और इस तरह से 2013 में आपके इन तीनों की कैपिटल, इन तीनों की राजधानियों में 3 नए कोर्ट बन गए। पहले इन 7 बहनों का सिर्फ एक हाई कोर्ट था, और वो हाई कोर्ट हुआ करता था गुवाहाटी हाई कोर्ट। आज गुवाहाटी हाई कोर्ट 4 स्टेट्स के सारे केसेस देखता है। 7 में से 3 ने अलग कर लिए, और उन चारों का एक ही है जो 1948 में बना था। इन तीनों ने अपने 2013 में बनवा लिए। मेघालय की राजधानी शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की इम्फाल। यानी नॉर्थ ईस्ट में 4 हाई कोर्ट है, गुवाहाटी में, इम्फाल में, शिलोंग में और अगरतला में। समझ में आ गया? ये 3 स्टेट्स पहले बन गए थे। हिमाचल कब बना? 1971 में। अलग हुआ था 1966 में। 66 में हरियाणा और चंडीगढ़ यूटी। ये देखो सीरीज याद रखनी पड़ती है पेपरों के लिए। 1956 में कितने स्टेट्स बने थे आपके? 14, और कितने यूटी? 6। फिर 1960 में बंबई के 2 हिस्से क्या क्या बने? महाराष्ट्र प्लस गुजरात। पहले अकेला एक था बंबई के नाम से, इसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि हमारा ही हिस्सा था। फिर 1961 में आपने क्या छीन लिया? गोवा। उस गोवा से पहले आप काम कर चुके थे 1954 में। आप क्या क्या छीन चुके थे? दादर नागर हवेली। फिर 1961 में आपने गोवा प्लस दमन और दीव छीने, तो आपने अमेंडमेंट किया होगा। कौन से नंबर का अमेंडमेंट था ये? 10वां और 12वां। यही तो अमेंडमेंट थे इनके लिए। इसके बाद 1961 के गोवा को आपने जाके 1987 में किसका दर्जा दिया? राज्य। पहले क्या बना लिया था? यूटी बना लिया। यूटी में ना मारकाट कम मचती है, क्योंकि वो देश से प्रभावित होता है। इसके बाद 1961 के बाद 1966 में आपने क्या क्या देखा? हरियाणा, पंजाब तो ऑलरेडी था ही, और इससे अलग हो गया चंडीगढ़। फिर इसी का एक हिस्सा आगे जाके 1971 में क्या बन गया? हिमाचल प्रदेश स्टेट बन गया। और 1972 में 3 कौन कौन से? मेघ त्रिमणि। फिर 1974 में तुमने कल पढ़ा था सिक्किम सह राज्य बना। फिर 75 में सिक्किम राज्य बना। याद है ये अमेंडमेंट? 10
10वां 12वां 14वां ये सारे अमेंडमेंट पौंडीचेरी, इसका मैंने लिखा नहीं, पुदुचेरी जो पीछे समझाया था। तो सीरीज याद रखना, कब कब तुम्हारे देश में क्या क्या हुआ। अंडरलाइन करो अगले पॉइंट को। 1972 में पूर्वोत्तर भारत में, पढ़ लो, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, मणिपुर और त्रिपुरा, और उपराज्य था मेघालय। इसको अंडरलाइन कर लो, मेघ त्रिमणि, इनको राज्य का दर्जा दिया गया। ये तीनों राज्य बने हैं 1972 में। कौन कौन से? मेघ त्रिमणि। आगे पढ़ो तो 19वां 20वां 21वां राज्य। 22वें संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। अगला पॉइंट काम का है, बस मेघ त्रिमणि का 72 याद कर लोगे उतना बहुत है। अगला पॉइंट, 1974 में 35वां संविधान संशोधन, सिक्किम को भारत के एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। आप सिक्किम से थोड़ा डर क्यों रहे थे? क्योंकि सिक्किम इंडिपेंडेंट था, 3 तरफ से 3 देशों से घिरा था, अलग था पहले। 333 साल तक यहाँ एक राजवंश का राज चला, और अचानक से एक दिन आपकी आर्मी के ट्रक्स गए और वहां के लोगों को मार दिया जो उसके अंगरक्षक थे, और राजा को पकड़ के उसके महल पे कह दिया कि अब से हमारा कब्जा। किसका हिस्सा है ये? भारत का। ये लाइन ऊपर लिख लो, जहां पेपर पे जगह है ना ऊपर लिखो। सिक्किम में 17वीं शताब्दी में चोग्याल, चोग्याल मतलब राजा, जैसे हमारा राजा है, इनका चोग्याल, ब्रैकेट में लिख लेना राजा। सिक्किम में चोग्याल या राजा बना। सिक्किम में 17वीं शताब्दी में 17वीं सेंचुरी में चोग्याल या राजा बना। उसका नाम लिख लो, नामग्याल। ये इसका राजवंश था, जैसे हमारे मुगल थे, नामग्याल ये नाम था इसका, नामग्याल राजा का नाम है ये, नामग्याल राजवंश। नामग्याल राजवंश, जैसे अपने यहाँ नहीं है, हम कहते हैं मौर्य वंश, हम कहते हैं गुप्त वंश, ऐसे इनका नाम क्या है? नामग्याल। ये कौन सी इसमें शताब्दी में राजा बना? 17वें, यानी 1600 समथिंग में। इसके पास लिख लो 333 साल तक राज किया। 333 साल राज किया। तो पूरे राजाओं का खानदान था ये, नामग्याल परिवार में, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये 1600 समथिंग में बैठे और चलते रहे। इसी में लिखो, इंडियन आर्मी ने राजमहल को घेरकर कब्जा कर लिया। हम नहीं करते, चाइना कर लेता, चाइना ने तिब्बत भी तो छीन ही रखा है सबसे। इंडियन आर्मी ने राजमहल को घेरकर कब्जा कर लिया। जैसे बहुत छोटी चीजों को ना लंबा टिकने नहीं देते, तो ठीक है हमने इनको अपने अंडर ले लिया, कम से कम इनकी केयर तो कर रहे हैं। अदरवाइज चाइना या पड़ोसी नेपाल, अच्छा किसने इसका विरोध किया? चीन ने और नेपाल। लेकिन खुल के चीन ने कभी बड़ा स्टेप नहीं लिया, तो हमने भी एकदम से थोड़ी स्टेट बनाया। पहले क्या बनाया? एसोसिएट, फिर अगले साल क्या किया? राज्य का दर्जा। चलो इसके बाद अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट यही था, देखो 1974, ये दोनों पॉइंट कर लिया हमने। 36वां संविधान संशोधन टिक मार्क कर लिया? नहीं किया, पढ़ के देखो अगला। 1974 में 35वां संविधान संशोधन कर सिक्किम को भारत के एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये 22वां राज्य बना। तो सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना तुम्हारा? 1975। इंदिरा गांधी तुम्हारे देश की पीएम थी इस टाइम पर। इसके बाद अगला पॉइंट सिर्फ रीड करना, टिक मत करना। मिजोरम, अरुणाचल ये भी राज्य बन गए। इससे अगला काम का है, अंडरलाइन करो। 56वां संविधान संशोधन 1987, गोवा को 25वां राज्य। ये गोवा कब से पढ़ रहे हैं? 1961 से। किसके अधिकार क्षेत्र में था ये? पुर्तगाल। क्या पुर्तगाल के पास सिर्फ गोवा था? पेज के सबसे ऊपर नाम लिखा था दादर नागर हवेली। कब छोड़ दी थी इन्होंने? 1954 में। फिर हमने 61 में क्या खाली कराया? हाँ, गोवा के साथ साथ क्या खाली कराया? दमन एंड दीव। और पहले क्या खाली कर चुके थे ये? दादर नागर हवेली। इन सब में एक लंबा टाइम लगा, 1954 में ये और 1961 में ये। लेकिन आपने इनको क्या बनाया था? यूटी। फिर गोवा को आपने कब जाके अपना स्टेट डिक्लेयर किया? 87। अब जब डिक्लेयर करोगे स्टेट तो क्या अमेंडमेंट करना पड़ेगा? क्योंकि बाहर से लिया तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसलिए कौन सा अमेंडमेंट किया? 56वां। ये पूछेंगे इसमें एग्जाम में पेज में कि भाई कौन कौन से अमेंडमेंट आए, मिलान करो। मैं टिक कर लो ये 56वां। अगर कहें 36वां किसका था? सिक्किम का। 10वां 12वां 14वां अलग हैं, वो स्टार्टिंग के हैं। फिर हमने देखा 56वां बहुत लेट स्टेज में, गोवा से ही संबंधित था। कौन सा अमेंडमेंट? 56वां। 36वां किसका था? सिक्किम का। 35वां भी किसका था? सिक्किम का। चलो आगे देखो, इसमें अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़, किसी का बाहर से नहीं लिया तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ पढ़ लो। यूपी से अलग करके उत्तराखंड और बिहार से अलग करके झारखंड, तो इसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस ये बना दिए। आगे पढ़ो, इसको अंडरलाइन करो। आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना को 29वें राज्य का दर्जा 2 जून 2014 को दिया गया। अब कितने राज्य रह गए? 28, क्योंकि कश्मीर का कौन सा दर्जा छीन लिया? राज्य का। और अब कश्मीर क्या बन गया हमारा? यूटी बन गया। ये पेपर में आया था, अगले पेज का पहला पॉइंट, अभी एसआई के एग्जाम में पहला पॉइंट देखो। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, ये पूछा था कब साइन हुए, तो अंडरलाइन कर लो। 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को मंजूरी दी। आधी जनता टिक कराई थी 15 अगस्त, सोच के कि 15 अगस्त रहा होगा, नहीं, 15 अगस्त से पहले साइन हुए थे। कब हुए थे? 9 अगस्त। साइन होने के बाद 1-1.5 महीने बाद कार्यवाही की थी हमने। शाम को जब जनता को बताया, जनता को कब पता चला था ये? 31 अक्टूबर 2019, पूरी शाम 4-5 बजे के आसपास खबर मिली कि आज से इस कश्मीर का स्पेशल स्टेट का दर्जा खत्म और ये किसमें तब्दील हो गया? यूटी में। 2 यूटी बन गए, ए और बी। लेह लद्दाख वाला इलाका और जम्मू कश्मीर का। एरिया किसका बड़ा है? लद्दाख का या कश्मीर का? लद्दाख का। लद्दाख का एरिया काफी बड़ा है कश्मीर के मुकाबले। चलो ये टिक कर लो, पेपर में आया था 9 अगस्त 2019। अगला पॉइंट पढ़ना,
राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ अब जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बट गया। नेक्स्ट पॉइंट, गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए। साइन कब हुए राष्ट्रपति के? 9 अगस्त 2019। अभी जैसे एसआई के एग्जाम में 9 अगस्त की डेट आई, ऐसे किसी में पूछ लेंगे बताओ ये अस्तित्व में कब आए, तो डेट टिक करोगे 31 अक्टूबर 2019। 2 साल पूरे होने वाले हैं इस साल। नेक्स्ट टिक कर लो। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित या संघ शासित यूटी हैं। 69th अमेंडमेंट टिक मार्क करना, इसको थोड़ा सा सुन लो। 69th और 70th 2 अमेंडमेंट है, बोर्ड पर देखो। अमेंडमेंट है तो दिल्ली से जुड़े हैं। पहले का नाम क्या है? नंबर है 69 और अगले का क्या है? 70th। ये दोनों दिल्ली का जिक्र करेंगे। तुम सब जानते हो दिल्ली क्या है हमारी? दिल्ली राज्य है, राजधानी है या यूटी है? दिल्ली या तो यूटी है या राज्य है या राजधानी है। इनमें से क्या टिक करोगे? दिल्ली हमारी, नई दिल्ली हमारी राजधानी है और दिल्ली को यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, लेकिन दिल्ली का काम सारा किस हिसाब से किया जाता है? राज्य। क्योंकि दिल्ली में क्या बैठता है? सीएम। और दिल्ली में होते हैं एमएलए, जिनका चुनाव कौन करती है? वहां की जनता। जबकि यूटीज में कभी इलेक्शन नहीं होते, सिर्फ 2 यूटी हैं आपकी, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी, जिसमें जनता के हाथ में पावर है। ये अपने एमएलए बनाती हैं और इन एमएलए का हेड क्या बन जाता है? सीएम। जीती पार्टी का मुखिया ही सीएम बनता है। इनके अलावा आज तक चंडीगढ़ में या दादर नागर हवेली में या दमन दीव में या बाकी यूटीज में, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में कभी इलेक्शन नहीं हुए एमएलए के। एमपी के इलेक्शन पूरे देश में होते हैं क्योंकि लोकसभा लोग हर जगह रहते हैं, लेकिन एमएलए के इलेक्शन 30 जगह होते हैं। 28 स्टेट्स और 2 यूटी। कौन कौन से? दिल्ली और पौंडीचेरी। इन दोनों में तुम्हें सीएम मिलेगा। तो दिल्ली से जुड़े 2 अमेंडमेंट है। कौन से? 69 और 70th। ये 1991 के आसपास की घटनाएं हैं सारी। फटाफट से टिक करेंगे। 69th अमेंडमेंट 1961 द्वारा ये अधिनियम था जिसमें चेंज हुआ। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। इंग्लिश में टिक कर लो, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली। 69th अमेंडमेंट था 1961 में। पहले बहुत कुछ हुआ था चेंज, उसके बाद की बात है। एनसीआर का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये तो आपने मुझे इंग्लिश बता दिया, इसके फुल फॉर्म बता दी। इसका मतलब है दिल्ली प्लस हरियाणा के कुछ जिले, कितने? प्लस यूपी के 8 और प्लस राजस्थान के 2, इन सबको मिला लो। ये सब मिला के जैसे 14, 16 और 8 कितना हुआ? 24। दिल्ली पूरे की पूरी प्लस अड़ोस पड़ोस के 24 जिले मिलाकर ये पूरा हिस्सा कहलाता है नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली बहुत छोटी थी, दिल्ली में उतनी आबादी बढ़ने में दिक्कत आ रही थी, तो ये कहा कि दिल्ली के आसपास के एरिया को डेवलप करते हैं। इन सब आसपास के राज्यों में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रोड की कनेक्टिविटी बना देंगे, ट्रेन की कनेक्टिविटी हो जाएंगी, आसपास मार्केट डेवलप कर देंगे। बिल्डर्स को कहा आप आसपास के एरियाज को डेवलप कीजिए ताकि ये भार जो दिल्ली में है ये आसपास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पहले दिल्ली से और हरियाणा की तरफ जब आते थे, क्योंकि हरियाणा ही घेरे बैठा है देश की राजधानी को, दिल्ली को 3 तरफ से किसने घेर रखा है? हरियाणा ने। तो देखो हरियाणा की तरफ धीरे धीरे कनेक्टिविटी के रोड कितने अच्छे बना दिए। आप सब केजीपी और केएमपी के बारे में जानते हैं, एक पूरी रिंग बनाई है ना ये। इसमें कुंडली मानेसर पलवल, कुंडली गाजियाबाद पलवल। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेन की अगर बात करें तो अलग अलग डायरेक्शंस में दिल्ली की तरफ से ट्रेन चलती हैं जो पूरे हरियाणा को और आगे तक पंजाब को कवर करती हैं। तो दिल्ली को लगातार इस तरह से नहीं बढ़ने दिया जाए, बल्कि इसके आसपास के एरिया का डेवलपमेंट किया जाए, खासकर हरियाणा, क्योंकि 14 जिले अकेले किसके आते हैं इसमें? हरियाणा का आधे से ज्यादा हिस्सा एनसीआर है। 57%, 57% हिस्सा हरियाणा के टोटल का नेशनल कैपिटल रीजन में आता है और इसीलिए लगातार हरियाणा का डेवलपमेंट हो रहा है। यूपी के कुछ शहर भी इसमें आते हैं, 8 जिले, और राजस्थान के कितने जिले? 2, ताकि वहां पे उद्योग धंधे धीरे धीरे विकसित होते चले जाएं और लोग बाग दिल्ली की तरफ ना भागे। जहां काम मिलेगा वहीं जनता भागेगी, इसलिए डेवलपमेंट लगातार दिखाई देगा। और अगर आप दिल्ली से सोनीपत की तरफ कभी आए हैं जितने लोग, तो वो देखें पहले ये सारा सुनसान एरिया था, पूरे खेत और जंगल लगता था, लेकिन अब यहाँ दिल्ली से और पूरा सोनीपत जीटी रोड, हर जगह आप देखिए मॉल्स बन गए, बिल्डर्स ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, न जाने कितने अनगिनत दिखते हैं फ्लैट्स ही फ्लैट्स बन गए, पूरा डेवलप कर दिया। और जो ये 2 रिंग्स बनाए ना मैंने, ये इधर पूरा एक चक्र, इस पे पूरे कह रहे हैं 5 बड़ी सिटी, 5 बड़े शहर बसाए जाएंगे। ये हरियाणा दिल्ली वाली जो रिंग है ना, इस तरफ ऐसे ही आने वाले समय में आप देखेंगे केजीपी यानी कुंडली गाजियाबाद पलवल का डेवलपमेंट होगा। तो इससे ये दिखता है कि इसके लिए दिल्ली के लिए अमेंडमेंट कर करके इसको चेंज करना पड़ा। तो 2 अमेंडमेंट कर लो। 69th अमेंडमेंट, इसका नाम एनसीआर कर दिया गया। एनसीआर का मतलब समझे क्या क्या है इसमें? दिल्ली प्लस हरियाणा प्लस यूपी प्लस राजस्थान। ऊपर लिख लो ये नाम एनसीआर, दिल्ली प्लस हरियाणा, ब्रैकेट में 14 डिस्ट्रिक्ट लिख लेना, सबसे ज्यादा इसी के हैं। दिल्ली प्लस हरियाणा 14 जिले, प्लस यूपी 8 जिले, प्लस राजस्थान 2 जिले। यह है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली का नया नाम। एनसीटी भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। चलो अगला पॉइंट टिक करना। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहाँ इतना फालतू है, तो क्या करता है अपने बिहाफ पे? एलजी या राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं जो यूटीज को संभालते हैं। अब नीचे आ जाओ, देखो पूरी लाइन में 28 स्टेट्स लिखे हुए हैं। सबसे लास्ट में कौन सा स्टेट लिखा है? तेलंगाना। इसको अंडरलाइन कर लो, ये अंत में बना राज्य है। ठीक है, ये कैसे कैसे बनते गए हमें सबके बारे में पता है। बताओ गोवा किस अमेंडमेंट से आया? गोवा स्टेट किससे बना? स्टेट के लिए कौन सा अमेंडमेंट था?
56वां। 36वां किसका था? सिक्किम का। 10, 12, 14 स्टार्टिंग के थे, जब हमने किस किस से हिस्से लिए थे? फ्रांस से और पुर्तगाल से। आपने महाराष्ट्र के लिए भी अमेंडमेंट किया था क्या? तेलंगाना के लिए अमेंडमेंट क्यों नहीं करना पड़ा? हमारा ही हिस्सा था। इसके यूटीज पढ़ लो। अंडमान निकोबार आइलैंड है, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव। पहले ये 2 थे, 2000 कब एक कर दिए? 2020 में। लिख लो तीसरी लाइन में, लिखो 26 जनवरी 2020 को एक बना दिए। पहले ये 2 थे, 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक गिना गया। अगला है दिल्ली। ब्रैकेट में क्या लिखा है? एनसीआर। एनसीआर से क्या समझे? दिल्ली प्लस हरियाणा प्लस यूपी प्लस राजस्थान। 14 इसके, 8 उनके और 2 उनके। नेक्स्ट करना लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी वास्तव में कितने राज्यों में फैला है? राज्य 3, जिले 4। किससे लिया हमने पौंडीचेरी को? फ्रांस से। 1954 में फ्रांस से लिया। लिख लो दोबारा, 1954, 4 जिले 3 राज्य। जितना लिखोगे उतना लंबे टाइम तक याद रहेगा। पौंडीचेरी के पास लिख लो 3 राज्य 4 जिले, 1954। और पौंडीचेरी में क्या बनता है जो बाकी यूटीज में नहीं बनता? सीएम। एमएलए के इलेक्शन होते हैं सिर्फ 2 में, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी। नेक्स्ट 7वां 8वां बिल्कुल नए हैं। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। लद्दाख की राजधानी लेह है। लेह लद्दाख तभी तो बोलते हैं इसको, लेह है इसकी राजधानी। यहाँ बुद्धिस्ट ज्यादा है, लिख लो बुद्धिस्ट कम्युनिटी ज्यादा। जम्मू कश्मीर में जम्मू के ऊपर हिंदू ज्यादा लिख लो, और कश्मीर में मुसलमान ज्यादा। 3 कम्युनिटी है इस छोटे से इलाके में। कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा, जम्मू में हिंदू ज्यादा और लद्दाख में बुद्धिस्ट ज्यादा। कब राष्ट्रपति ने साइन किए थे? 9 अगस्त को। पेपर में 9 अगस्त पूछा था। अलग कब बन गया हमारे सामने? 31 अक्टूबर। चलो अब तुम एक छोटा टेबल आज करेंगे, फिर कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज टाइम एक टॉपिक का तो नहीं है। तुम एक काम करो, पेज नंबर 78 निकालो, 78। तुम्हें बेसिक बैच में मैंने कुछ चीजें पढ़ाई थी। अब कल से जो हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी ना, वो बढ़िया वाले टॉपिक हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, एमएलए, पीएम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जब तुम बेसिक बैच में आए होगे तो मैंने तुम्हें पहले हफ्ते में एमपी सीट्स कराई होंगी। पहले हफ्ते में तुम्हें राष्ट्रपतियों का टेबल करा दिया होगा और एक पीएम की लिस्ट करा दी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं कराई। जिसको नहीं कराई वो बिना पढ़े ही आ गया। ये बेसिक के टॉपिक हैं, इसीलिए आज इनके टेबल्स करा रही हूँ। यहाँ ये डिटेल में नहीं होंगे, इनको वैसे समझेंगे कॉन्सेप्चुअली, लेकिन जो आंकड़े थे ना वो बेसिक बैच में कराए थे। पेज 78 पर आओ, देखो हेडिंग में क्या लिखा है? राज्यसभा में सीटें। ऊपर एक टेबल दिया है, मिल गया? इसमें लिस्ट तुम्हें इस तरह से देखो, याद करो, ऐसे समझाई थी। 80, 31, 2, 9, 11, 40, 16, 42, 16। याद है ये? उस लिस्ट का पिछला हिस्सा दे रखा है ये वाला। आगे की लोकसभा की नहीं दे रखी, सिर्फ राज्यसभा। तुम्हें लोकसभा की अपने आप लिखनी है। पहला स्टेट देखते चलो, मैं बोलती चलूंगी, लिखते चलना। यूपी की कितनी सीट थी बताओ? 80, 31। इन्होंने राज्यसभा की 31 लिखी है, तुम आगे 80 लिख लो अपने आप। 80, 31। 31 के पीछे मत लिखना, आगे लिखना, ताकि पढ़ते टाइम 80, 31 पढ़ा जाए। महाराष्ट्र की बनावट पे याद करो जरा। कितनी सीटें थी? 4 और 8। जिसके 4, 8 आगे था उसके पीछे 19 आया था, 48 लिख लो यहाँ। आंध्र प्रदेश 25, 11 लिख लो, 25, 11। 11 तो लिखा, 25 लिख लो। तेलंगाना नया 7 स्टार बिल्डिंग थी, 17, 7 लिख लो, 17। तमिलनाडु की 3 से स्टार्ट थी वो, 39, 3, 9, 39 लिख लो यहाँ। तेलंगाना के बाद तमिलनाडु की 39, 39, 18। बिहार की कितनी थी? 40, 16, 40 लिख लो। पश्चिम बंगाल का असर था ना, 42, 16 लिख लो, 42। कर्नाटक बहुत नाटक करता था, 12 का दुगना 28 बताता था, तो 12 के आगे 28। मध्य प्रदेश में जंगल में भाग गए थे पैसा लेके, 2, 9, 11, 11 लिखिए, 2, 9 तुम लिखो, यानी 29। गुजरात की दंगे की कोई हमने याद किया था, 26, 11, 26 लिख लो। ओडिशा के पीछे की 21 की बनावट देखी थी, 21, 10, 21 लिख लो, 10 लिखा है। राजस्थान गुजरात से एक ऊपर था, 26, 11 से एक कम, 25, 10, 25 लिख लो। केरल में पढ़े लिखे थे, पर पता नहीं क्यों 20 का आधा क्या बताते थे, 9, 20 लिख लो। पंजाब को क्या बोली कांग्रेस? 13, 7, 13 लिख लो। असम में समान नहीं था 7 बहनों में, 14, 7, 14 लिख लो यहाँ, 14, 7। झारखंड तुम्हें नहीं पता है, 14, 6 हैं, 14 लिख लो इसके पास, असम जितने ही हैं। छत्तीसगढ़ में 11, 5 हैं, 11 लिख लो, छत्तीसगढ़ में 11, 5। हरियाणा में सब जानते हैं 10, 5। जम्मू कश्मीर में 6, 4 कर लो, 6, 4। अब 5 और 1 हो जाएंगे, 5 जम्मू कश्मीर के और 1 लेह लद्दाख का। हिमाचल प्रदेश में अक्षर जितने उतनी सीटें, कितनी सीटें थी? 4, 3, 4 लिख लो हिमाचल में। उत्तराखंड में 5 लिख लो, 5, 3। इसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट के तुम्हें कोई ट्रिक बता रखा है मैंने, क्या ट्रिक था बताना? 2, 1, 2, 1 वाले कौन थे वो? मेघ, त्रिमणि और अरुण। कहाँ गया था? गोवा। शाहरुख का बेटा भी तो गोवा ही जाने का प्लान बना रहा था, और उसने भी 2 नंबर का पैसा 1 नंबर का, ऐसा सोच लो। तो हमने ऐसे ही याद किया था, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1। अब इसमें से ढूंढ के अपने आप लिख लो कौन कौन से राज्य हैं ये। इसमें देखो लिस्ट में लिखे हैं, उत्तराखंड के बाद नागालैंड के बाद, यहाँ से ढूंढ लो। तो जहाँ ऐसे मत लिखो, ये मैंने उल्टे सीधे लिखे, किताब में अलग है, किताब में ढूंढ के लिख लो। नागालैंड है, नागालैंड में आएंगे क्या 2? 3 बताना, 1, 1 वाले तुम्हें क्या याद कराए थे? नागालैंड, सिक्किम और मेघमणि यहाँ है, तो क्या बच गया? मिजोरम। इसमें कितने थे सारे? सिंगल सिंगल सीट थी, 1, 1, 1, 1, 1, 1 लोकसभा राज्यसभा की। ये ढूंढ के लिख लो, इसमें मेघ त्रिमणि के आगे लिख लो 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1 सबके, गोवा तक के 5 के हैं, मेघ, त्रिमणि, अरुण, गोवा, और जो बच गए उन सबके सिंगल सिंगल सीट है। पूरे देश की सीट याद हो गई। ये बेसिक में करवाया था, तभी ध्यान देना चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है।
जिसको ये याद ना रहे ना, ऊपर एक लाइन में लिख लो, मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। इन पांचों की सेम है, मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। और जितने बच जाएंगे उनकी एक एक टिक कर देना, मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। चलो इसके बाद आओ यूटी में। कितने यूटी में सीएम और एमएलए हैं? 2। किस किस में? डीपी में। कौन से अमेंडमेंट दिल्ली के हैं? 69th और 70th, दोनों इसी के हैं। टिक कर लो दिल्ली में। ये 7, 3, 70 है। 7 लिख लो। 7 लोकसभा के होते हैं, 3 राज्यसभा के। और दिल्ली के एमएलए भी बताऊं कितनी सीटें हैं? 70 लिख लो यहाँ। 70 एमएलए सीट। किसी की एमएलए नहीं बताई तुम्हें, इसकी बता रही हूँ क्योंकि राजधानी है। नेक्स्ट है पौंडीचेरी, 1-1। पुदुचेरी, तो 1-1 के देश में 4 हो गए। 3 तो तुम्हें पता ही है, कौन कौन से 3 थे ये। इसमें और क्या जोड़ दें? पुदुचेरी। पुदुचेरी किसने हमें दिया था? कब दिया था? 54 में। कितने राज्यों में फैला है? राज्य 3, जिले 4। सबसे छोटा जिला माहे, कहां पर है? केरल में। चलो अब ये टेबल, ये किसका था? राज्यसभा का। अब ठीक एक पेज के बाद आ जाओ पेज नंबर 81 पर, और सेम टेबल का आधा पार्ट फिर से लिखा है। अब तुम्हें दोनों पार्ट याद होने चाहिए। इन्होंने लिखी है लोकसभा की सीटें। 80 के पीछे क्या लिखना चाहिए? 31। इसके पीछे भी लिख लो, नजर पड़े दोनों याद आए, आगे नहीं पीछे लिखना। 80, 31। महाराष्ट्र की 48 और 19 लिखते चलो, 19। आंध्र प्रदेश की 25, 11। तेलंगाना की 17, 7। तमिलनाडु की 39, 18। बिहार की 40, 16। पश्चिम बंगाल की 42, 16। कर्नाटक की 28, 12 लिख लो इनके पीछे। मध्य प्रदेश की 2, 9, 11। गुजरात की 26, 11। ओडिशा की 21, 10। राजस्थान की 25, 10। केरल की 20, 9। पंजाब की 13, 7। असम की 14, 7। झारखंड की 14, 6 लिख लो। छत्तीसगढ़ की 11, 5 पीछे 5 लिख लो। हरियाणा की 10, 5। हिमाचल प्रदेश की 4, 3 ऊपर। उत्तराखंड की 5, 3। नागालैंड, अब इसमें से ढूंढो जरा किसके आगे, जिनके आगे 2 है। कौन कौन से 2 होंगे ये? मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा। देखो मेघ, मणि, त्रिपुरा, अरुणाचल, गोवा। इनके पीछे पीछे एक एक लिख लो। और एक एक के 3 तुम्हें पता है, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। उनके पीछे भी एक एक लिख लो। यानी इस पूरी लाइन में एक एक सीट आएगी, क्योंकि 2, 1 के 5 तुम्हें पता ही है। सारे स्टेट समझ में आ गए? अब आ जाओ यूटी। इसके यूटी में सब में सीट क्यों है? क्योंकि ये कौन से मेंबर हैं? लोकसभा। और लोग तो हर जगह रहते हैं, इसलिए सारे यूटी आएंगे। पीछे कितने यूटी आए थे? 2। कौन कौन से? दिल्ली और पौंडीचेरी। क्योंकि राज्यसभा के मेंबर एमएलए भेजते हैं, और एमएलए सिर्फ 2 यूटी में, एक दिल्ली में और एक पौंडीचेरी में। इसमें देखो दिल्ली के 7। दिल्ली का आंकड़ा पूरा क्या है? 7, 3, 70 लिख लो यहाँ। 7, 3, 70। उनके एमएलए भी याद रखने हैं। एक सबसे ज्यादा एमएलए भी याद रखने चाहिए, यूपी के हैं। कितने? 403। यूपी के पास सबसे ऊपर लिख लो। 80, 31 के पास लिख लो 403 एमएलए मैक्सिमम है, उससे ज्यादा कहीं नहीं। 500 से ज्यादा तो हो भी नहीं सकते, 403 बना रखे हैं यूपी ने। इसके बाद आ जाओ आगे, 7, 3, 70। बाकी सब में ध्यान से देखो, सिंगल सिंगल सीट है। मिल गई। जम्मू कश्मीर में कितनी लिखी है? जम्मू कश्मीर में क्या लिखना था? ऊपर हम पीछे लिख के आए थे क्या? 5 और 1 लिखवाया था मैंने पीछे। कहाँ था जम्मू कश्मीर का? 6 और 4 लिखवाई थी मैंने ये। ठीक है, जो ये लिखी है ना, इनको वैसे यहाँ छोड़ दो। ये 6 और, चलो ये पढ़ लेना, 6 और 4 उसकी अलग से हैं ही। इन सब में से 2 इकट्ठे हो गए। कौन कौन से? 2 कौन कौन से इकट्ठे हुए? दादर, नागर हवेली और दमन और दीव। दोनों के पास एक एरो लगा के प्लस लिख लो। तो अब इन दोनों की सीट कितनी हो गई? 2, क्योंकि अकेले अकेले की सीट इकट्ठी हो गई। तो जानबूझ के तुमसे पूछ लेंगे कि इन 2 की सीट इकट्ठी हुई, तो दादर, नागर हवेली, दमन एंड दीव दोनों डी वाले हैं। दोनों टेबल क्लियर हो गए? अब तुम एक एमपी पीएम का टेबल निकालो, प्रधानमंत्री का। देखो पेज नंबर 115 पर है, 115 पर। 115 ये भी तुम्हें मैंने बेसिक बैच में पढ़ाया था। एक बार बोर्ड पे देखो, पहले रिवाइज करते हैं फिर पढ़ेंगे। बताओ पहला पीएम कौन था? नेहरू की अचानक डेथ हो गई। बीच में एक आदमी 13 दिन के लिए आया था, गुलजारी लाल नंदा। नंदा जी 2 बार बने, 2 लगातार मौत के बाद, एक नेहरू की मौत और एक शास्त्री जी की, ताशकंद समझौता। 13 दिन के लिए आए। फिर कौन बनी थी? जब इंदिरा देश की प्रधानमंत्री बनी तो क्या ये लोकसभा की मेंबर थी? नहीं, ये राज्यसभा की मेंबर थी। और ये अजीब था क्योंकि इससे पहले राज्यसभा का मेंबर नहीं बने थे, लोकसभा के बनते हैं 99%। लेकिन 4 लोग हैं जो राज्यसभा में भी रहे हैं। इंदिरा पहली महिला, पहली पीएम है। इंदिरा के टाइम पर एक बहुत तगड़ा कैंडिडेट कौन था? मोरारजी देसाई। इंदिरा ने उनको किस पोस्ट पर बैठाया? उप प्रधानमंत्री। लेकिन उन्होंने अगले साल इस्तीफा दे दिया। इंदिरा लंबी टिकी और फाइनली देश में इमरजेंसी लगा के बाद में हटी। कौन बना था फिर? मोरारजी देसाई। देसाई जी लंबे नहीं टिक पाए, 1.5 साल बाद हट गए। इनके टाइम, इंदिरा ने अपने टाइम में 1974 में पहली बार इंडिया में क्या किया था? परमाणु परीक्षण। जिससे कौन सा देश दबाव में था? पाकिस्तान। क्योंकि 71 में हमारी और उनकी लड़ाई हुई थी, 72 में शिमला समझौता, और उनका एक हिस्सा हमने मदद करके उनसे आजाद करा दिया था। कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान। क्या बनवा दिया था? बांग्लादेश। और फिर अगले ही साल हमने क्या कर डाला? परमाणु परीक्षण। कायदे से ये परीक्षण 1966 में होना था। किस पीएम के टाइम में? शास्त्री। लेकिन किसका मर्डर करवा दिया गया था? होमी जहांगीर भाभा। जनवरी 1966, मैंने तुम्हें बताया कितना भयानक था। 11 तारीख को तुम्हारे पीएम की डेथ हुई, जो शायद मिस्ट्री थी, मर्डर था। और 24 जनवरी 66 को देश के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे ब्राइट, सबसे जीनियस, जो कि हमें उस टाइम पर किस क्षेत्र में नंबर 1 बनाने वाले थे? परमाणु। हो सकता है अमेरिका की धरती पर
ऐसा इंटेलिजेंट आदमी पैदा ही ना हुआ हो। और उसको और रशिया को ये डर था कि इंडिया में अगर परमाणु हथियार बन गए तो इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकतों में आके बैठ जाएगा। इंडिया के पास सब कुछ बेस्ट था, वर्ल्ड में इतनी अच्छी मिट्टी जितनी हमारी है ना, इतनी हर देश के पास नहीं है। आपके पास जितनी बहुतायत में नदियां हैं, इतनी हर देश के पास नहीं है। आपके यहाँ मीठे पानी की भरमार है, सब चीजें पॉजिटिव हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दिमाग से किया जाता है। और ये आदमी था दिमागदार। इसे कहते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया। कौन हुआ है? होमी जहांगीर भाभा, जिनके प्लेन का जानबूझ के एक्सीडेंट कराया गया, यूरोप के पहाड़ों से टकरा गया। कितनी अजीब बात है, प्लेन रोज उड़ते हैं और सबको पता है कि किस हाइट पे प्लेन उड़ाना होता है, लेकिन उस दिन जिस दिन ये गए थे प्लेन में, उस दिन वो प्लेन टकरा गया यूरोप के पहाड़ों में। और इनको मारने के चक्कर में 150 आदमी और मारे गए थे। टारगेट था भाभा को खत्म करना। ये सब एक ही साल में हुआ, जनवरी 1966 में। इसके बाद लगभग 8-10 साल बाद आपने पहला परीक्षण किया परमाणु का। किस पीएम के टेन्योर में? ये सफल था, लेकिन आप उतनी बड़ी ताकत नहीं बने। फिर भी हाँ एक डर हो गया पड़ोसी को कि मेरे ऊपर ही गिराएगा। भाई पड़ोसी ज्यादा डरते हैं ना। 1974 के परमाणु परीक्षण से इंदिरा गांधी की इमेज लोगों के लिए सुधरी, लेकिन पाकिस्तान के मन में भय बैठ गया। और उस भय को दूर करने मोरारजी देसाई ने एक काम किया। इन्होंने पाकिस्तान को एश्योरेंस दिया कि चिंता ना करो, हमारी गारंटी, तुम्हारे ऊपर ये बम बिल्कुल नहीं गिराएंगे, हम तो वैसे ही शक्ति बनना चाहते थे। और पाकिस्तान ने खुश होकर इकलौते प्रधानमंत्री जिन्हें निशान ए पाक, वहां का सबसे बड़ा अवार्ड निशान ए पाक, जैसे हमारा भारत रत्न, तो ये इकलौता आदमी है जिसे इंडिया का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है और पाकिस्तान का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। निशान ए पाक और भारत रत्न दोनों प्राप्त करता कौन बने? मोरारजी देसाई। लेकिन देसाई लंबे नहीं टिके, फिर कौन आ गए थे? चरण सिंह जी का 1 महीने बाद क्लियर था इनको हटना पड़ेगा। ये कभी लोकसभा की बैठक में ही नहीं गए और 6 महीने पूरे होने से 14 दिन पहले इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा देकर हटने वाला पहला पीएम। फिर ये वापस से कौन बनी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब दोबारा बनी तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी 1983 में जब आतंकवाद बिल्कुल चरम पर था और ये जो था अपना पंजाब का हिस्सा, यहाँ बहुत मारकाट मची हुई थी, आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। उस टाइम पर इंदिरा गांधी को कहा गया कि रातों रात अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में कुछ लोग घुस के हथियार बंद, बहुत बड़ा जत्था बैठ गया, अब क्या करें? इंदिरा गांधी ने कहा ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे और मारने पड़े मार दो, जिंदा पकड़े जाए जिंदा पकड़ लो। ऑपरेशन कई चले, लेकिन कहते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ आम आदमी का। और सिख कम्युनिटी ज्यादा रहती है अमृतसर में, तो सिख समुदाय के लोगों को बहुत ज्यादा निहत्थे, जिन्होंने गलती नहीं की उनको मार डाला। अब ऑपरेशन में तो कोई भी जो हत्थे चढ़ गया वही मरेगा। तो सिख कम्युनिटी के मन में इंदिरा के प्रति एक नेगेटिव इमेज बन गई और इसीलिए 2 आदमी, सतवंत सिंह और बैंत सिंह, जो कि इनके पर्सनल बॉडीगार्ड थे, इन्होंने इंदिरा का टारगेट करके मर्डर कर दिया। मैंने आपको कहानी बेसिक बैच में सुनाई होगी। 31 अक्टूबर 1984 इस सुबह 9:30 बजे इंदिरा का मर्डर हुआ है और दोपहर में ये देश में डिक्लेयर किया गया कि इंदिरा मर गई, 2-2:30 बजे के आसपास। और उसी रात बड़े बड़े सारे कांग्रेस के लीडर्स के घर और अड़ोस पड़ोस में ऑफिस में बैठक हुई और अगले दिन पूरे दिल्ली में दंगे हुए। 31 को इंदिरा का मर्डर है और 1, 2, 3, 4 ये नवंबर की तारीख है। इतने भयानक दंगे दिल्ली में हुए। कहते हैं बड़े बड़े बहुत सारे लीडर्स का नाम है, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सीबीआई ने जब रिपोर्ट बनाई तो बताया गया कि उस टाइम पे 100 रुपए की गड्डी बांटी गई लोगों के बीच में और उनको उकसाया गया, सबके घरों तक शराब पहुंची, रातों रात हुआ ये काम। 100 रुपए की गड्डी उनको जिनको दंगे करने थे और लोहे की एक स्पेशल तरह की रॉड जिसकी सबकी लेंथ बराबर थी। अगर प्री प्लान्ड दंगे ना हो तो कोई अपने घर से रॉड लाएगा तो कोई कुछ और भी लाएगा। हर साइट पर रॉड मिली और सोच भी नहीं सकता था कोई कि सिखों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होगा। जहां जो पकड़ा गया मार दिया। और कहते हैं रात में वोटर लिस्ट निकलवाई गई थी, क्योंकि वोटर लिस्ट से हर घर में कितने आदमी रहते हैं ये पता चलता है और वोटर लिस्ट से अनपढ़ लोग थे ज्यादातर जो ये दंगाई थे। तो कहते हैं सबके नाम के आगे ऐसे बना दिया, जहां ये है उस मकान नंबर में जाके सबको मारना है। और ये लिस्ट पकड़ा दी गई हर एक वार्ड में, एक एक दंगाई जो उनके ग्रुप थे। और केरोसिन का तेल, मिट्टी के तेल की सप्लाई रातों रात कर दी गई, हर जगह भर भर के टैंकर जगह जगह पहुंचा दिए। तो ये सब प्री प्लान था और इसमें सबसे बड़ा हाथ कहते हैं उस टाइम के बड़े लीडर्स का था, लेकिन बाद में वो बात आई गई हो गई। 1984 में 4 दिन में सरकार कहती है 3-3.5 हजार मरे, लेकिन सिख कम्युनिटी का आकलन है कि हमारे 17,000 आदमी मार दिए जिनकी कोई गलती नहीं थी। उनके घरों में घुस गए, लूटपाट की, आग लगा दी, दुकानें जला दी और आदमियों को तलवारों से काट दिया, उनका सब कुछ खत्म कर दिया, लूट लिया। 84 के दंगे बहुत भयानक थे और किस महिला की मौत के बाद ये हुआ? इंदिरा गांधी। सिख विरोधी दंगे। और अजीब बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तब आपके देश का राष्ट्रपति भी सिख था, जिनका नाम क्या था? यानी जैल सिंह जी। जैल सिंह जी देश के राष्ट्रपति हैं। सोचो कैसी सिक्योरिटी में चलते होंगे। इनकी गाड़ी पर अटैक हुआ था जब ये 5:30 बजे एम्स पहुंचे थे। यानी गुस्सा कितना ज्यादा भड़काया गया था कि राष्ट्रपति जो कितनी तगड़ी इसमें चलता है सिक्योरिटी में, कोई आदमी आसपास से गुजर नहीं सकता और इन तक पहुंचना, इनकी गाड़ी पे हमला। इन्होंने घर जाते ही फोन किया था पीएम के बेटे को, क्योंकि अगला पीएम वही था, कि बेटा दिल्ली बहुत ज्यादा भयानक स्थिति से गुजरेगी, तुम फौज बुला लो। तो राजीव ने ये बात कह के फोन काट दिया कि आप चिंता ना करें, पुलिस संभाल लेगी। और पुलिस अपने आंख और कान बंद करके बैठ गई और जितने लोग जले या जिनके घर जला दिया, जिनको मार दिया, मॉब लिंचिंग हुई थी। बसों में चढ़े लोग 1 तारीख को और जहां बस में कोई भी सरदार जी बैठे उनको पकड़ के बहुत बुरी तरह मारा, किसी के पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा, जहां जो फंस गया सबको मार डाला। ये 4 दिन खुलेआम चलता रहा, लेकिन सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया। कारण सरकार भी तो उन्हीं की थी ना उस टाइम पर। ये बहुत नेगेटिव चीज थी। किस राष्ट्रपति के दौर में हुई है? जो खुद क्या है? सिख। और उस टाइम का पीएम कौन है? राजीव गांधी। और इसीलिए राजीव ने जब 1987 में एक विधेयक भेजा था साइन करने के लिए, किसके पास? यानी जैल सिंह। जैल सिंह जी ने पावर का यूज किया था, पॉकेट वीटो। इनसे पहले, इनके बाद किसी ने वो पावर आज तक यूज नहीं की। किसने की थी वो पावर यूज? ठीक है, थोड़े से प्रधानमंत्री पढ़ लेते हैं जितने पढ़े जाएं। पेज 115 पे आ जाओ।
115 पे टेबल है भारत के प्रधानमंत्री का। पहला पॉइंट टिक करना, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हैं। 1947 से 1964 सबसे लंबा कार्यकाल, कितने साल का? लगभग 17। लिख लो यहाँ। तिरंगा बताया था कितनी बार फहराया? 17 बार। और उनकी बेटी ने 16 बार। नेक्स्ट टिक करना, गुलजारी लाल नंदा, ये सच में पीएम थे या एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे? बस कुछ दिन निकालेंगे। टिक कर लो। पहले कार्यवाहक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया। 2 बार किस किस की मौत के बाद? पहले नेहरू और फिर शास्त्री, दोनों 64-66 में मारे गए। कार्यकाल सिर्फ पढ़ लो, पूछेंगे नहीं। 27/5/64 से 9/6/64। शास्त्री जी टिक करना, पहले प्रधानमंत्री जिनकी आधिकारिक विदेश यात्रा के दौरान मृत्यु। टिक कर लो, विदेश यात्रा मृत्यु। कौन सी विदेश यात्रा? ताशकंद समझौता, लिखो यहाँ। ताशकंद किसकी राजधानी है? ताशकंद लिख लो, ऐसे लिख देते हैं इंग्लिश में, ताशकेंट। ताशकंद समझौता आज किसकी राजधानी है वो लिख लेना, उज़्बेकिस्तान। यूएसएसआर के टूटने के बाद बना 1991 में, 66 में ये यूएसएसआर था। उज़्बेकिस्तान, ताशकंद समझौता। कौन सा प्राइज मिला था इनकी डेड बॉडी जब वापस आई? किसकी घोषणा? मरणोपरांत भारत रत्न। वो भी लिख लो कहीं पर, मरणोपरांत भारत रत्न, इसी लाइन में जहां जगह ना लिख लो, फर्स्ट मरणोपरांत भारत रत्न, फर्स्ट मरणोपरांत भारत रत्न। कार्यकाल टिक करना शास्त्री जी का 9/6/64 से 11/1/66। 11 को ही तो इनकी डेथ हो गई थी। और फिर भाभा कब मरे थे? 24 जनवरी को। यही नीचे लाइन में लिख लो, लिखो होमी जहांगीर भाभा। नीचे पेज में नीचे बहुत सारी जगह, यहाँ खिचड़ी मत पकाओ, पढ़ी भी ना जाए। लिखो होमी जहांगीर भाभा, बहुत बड़ा नाम है उस आदमी का। होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तभी तो बनाया गया होगा। होमी जहांगीर भाभा, ब्रैकेट में लिख लेना, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी, फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी। भारत में परमाणु शक्ति के पिता कहलाते हैं ये, या जनक। इंडियन एटॉमिक एनर्जी, इसीलिए आपने भाभा बना रखा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये जो बार्क है ना तुम्हारा, बार्क कहाँ है? बार्क मुंबई में, महाराष्ट्र में, ये इसी के नाम पे तो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क जिसको बोलते हैं, BARC। लिख लो, ये फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी। कब इनका मर्डर हुआ है या इनकी कह लो मौत हो गई है? 24 जनवरी 1966। तो 66 का जनवरी 2 आदमियों को खा गया। एक शास्त्री जी को, जो बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे और बहुत डेडिकेटेड इंसान थे। नारा क्या दे गए? जय जवान जय किसान। जय जवान का नारा क्यों दिया? 65 का युद्ध। और जय किसान का नारा क्यों दिया? 65 में हमें किसने धौंस दिखाई थी लाल गेहूं की? अमेरिका। और शास्त्री जी ने क्या कहा था? 1 साल के अंदर इस देश में इतना पैदा कर लेंगे गेहूं कि तुम जैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 2 लोग देश का पेट भर सकते थे और बचा सकते थे, एक किसान और एक जवान। तो 65 में क्या नारा आया? जय जवान जय किसान। इसीलिए चलो अगला टिक करना, गुलजारी लाल नंदा, दोबारा नाम आया। कार्यकाल फिर बस पढ़ लो, 11/1 से 24/1, ये फिर 13 दिन कार्यवाहक थे। तो नंदा जी 2 बार कार्यवाहक पीएम बने। 2 मौत किस किस की हैं ये? नेहरू और शास्त्री। और जानते हो नंदा जी 99 ईयर्स के होके मरे थे। तो सबसे लंबे जीवित प्रधानमंत्री कौन हुए? गुलजारी लाल नंदा, 99 ईयर्स के। 98 तक बैठे रहे थे ये मोरारजी देसाई। नेक्स्ट टिक करना, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पैदा कब हुई थी? 1917 में। इंदिरा गांधी जो है ना, इनके पिताजी बहुत अमीर खानदान से, इनके दादा, क्या नाम था इनके दादा का? मोतीलाल नेहरू। थोड़ा सा सुन लो सभी लोग। इन लोगों ने अपना घर बनाया था बहुत पहले, आनंद भवन, मेंशन था। आज भी लोग मेंशन नहीं बना पाते, बहुत बड़ी कोठी, आनंद भवन। असलियत में उसका नाम था स्वराज भवन, वैसे उसका नाम था स्वराज भवन। 1930 में जब देश में महात्मा गांधी लीड में आ गए तो बहुत बैठकें करनी पड़ती थी। तो इन्होंने कहा हमारा घर बैठकों के लिए हम दान करते हैं, कांग्रेस की सारी बैठकें बेशक हमारे घर में करो। तो आनंद भवन या स्वराज भवन से ये मूव कर गए 1930 में। और इन्होंने जो आज इलाहाबाद या प्रयागराज में आनंद भवन है ना, जो म्यूजियम है अब, इसमें अपना घर बनाया। वो भी बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा, आलीशान। ये आनंद भवन जो फेमस है, ये कौन से वाला फेमस है? इलाहाबाद। 1917 में इंदिरा गांधी जन्मी थी, 1917 में। और जब ये बच्ची ही थी तब ये इतने बड़े घर में आ गए थे, आनंद भवन इलाहाबाद में। चलो इसको कल पढ़ेंगे बाकी को।